एक चीज़ इसमें उठाई गई है इस एक नुक्ते के तौर पर इस फैसले में, और कहा गया है कि देखिए अगर इलेक्शन कमीशन 11 जजेस इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन कमीशन ने 13 जनवरी के फैसले की गलत तशरीह की। जो इसमें चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब हैं, वो जिनकी ये जजमेंट थी 13 जनवरी की, वो 13 जनवरी के फैसले को खुद मानते हैं कि मेरे फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन की। तो इसमें अगर गलती इलेक्शन कमीशन की है तो उसको कहीं दुरुस्त तो होना है, और अगर उस गलती का नुकसान एक सियासी जमात को पहुंचा है तो उसको रेक्टिफाई करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो इस चीज़ को क्लियर करें कि अगर पीटीआई ने क्या अपनी मखसूस नशिस्तों की लिस्ट दी थी, क्या इनकी मेंबर जो थी कमल शोजत साहिबा, उन्होंने हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में क्या स्टांस लिया था? उन्होंने तो अपने आप को सुन्नी इत्तेहाद का शो किया था। और अगर आप इलेक्शन एक्ट देखें जी 2017 का, तो वो तो वाज़ेह कहता है कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर इलेक्शंस एवरी पॉलिटिकल पार्टी गिव्स द लिस्ट ऑफ रिजर्व सीट्स एंड माइनॉरिटीज। अच्छा ज़ेब साहबा, इसमें ये तो एक फैक्ट के तौर पर जो यानी पीटीआई ने तो अपनी लिस्ट दी हुई है मखसूस नशिस्तों की, जिसमें 2 मेंबर्स के साथ उन्होंने दी थी, जिसमें कमल शोजब का भी एक नाम शामिल था। बहस ये थी कि जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने नहीं दी जी, लेकिन कमल शोजफ ने अपने आप को सुन्नी इत्तेहाद का काउंसिल का बताया था, उसने पीटीआई का नहीं कहा था। अगर आप देखें उनकी जो स्टैंडिंग है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, शी डिड नॉट डिक्लेयर हरसेल्फ फ्रॉम अ मेंबर ऑफ पीटीआई। तो अब आप मुझे ये बताइए, नहीं साहब, आप शायद आपके इल्म में नहीं है, मैं चूंकि इस केस को मुसलसल कवर करता रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में जाके, इसमें जो सलमान राजा साहब थे वो पीटीआई की तरफ से कमल शोजब ही के वकील थे, और कमल शोजब पीटीआई के तौर पर अपीयर हुई थी। और जो लिस्ट जमा कराई हुई है, इसमें डिबेट ये थी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उसने अपनी लिस्ट नहीं दी हुई है, पीटीआई ने दी हुई थी लिस्ट, उसमें कमल शोजब जो है वो पीटीआई के मेंबर के तौर पर ही लिस्ट में शामिल थी। आपके इन जो पीटीआई के मेंबर्स थे 41 जो थे, उन्होंने अपने आप को शो किया था एक पॉलिटिकल पार्टी से, और 33 गालिबन मेंबर्स जो थे उन्होंने अपने आप को जो है पीटीआई का शो किया था। इफ आई एम करेक्ट, ये मेरा ठीक है जी ये एनालिसिस जी? अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आपका इलेक्शन एक्ट कहता है कि यू नीड टू प्रोवाइड द लिस्ट अर्लियर, और आप प्रोवाइड नहीं करते, तो आप किस तरह उसको क्लियर करते हैं कि जी ये हमारे ही जो है कैंडिडेट्स थे, ये हमारी ही सीटें हैं? और अभी 2 महीने पहले आपको पता है कि इलेक्शन एक्ट 2017 में अमेंडमेंट्स भी आई, और तब भी हम देखें वी टुक आवर टाइम। इसमें ये हमेशा पॉलिटिसाइज किया गया पीटीआई की तरफ से कि ये जो हमारी सीटें खत्म करने के लिए आई, बल्कि वी टुक 2 मंथ्स, जब हमने सुप्रीम कोर्ट की जो छुट्टियां थी गालिबन, और हमने वेट किया कि अगर कोई और फैसला आना है। बहरहाल जो अमेंडमेंट्स आई, और उसमें क्लियर किया है कि 3 डेज का आपके पास टाइम फ्रेम है कि ईच कैंडिडेट हैज टू शो हिज एफिलिएशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी। और जब वो इलेक्शन कमीशन अपने इलेक्शन ऑफिस में जाता है अपने रिटर्निंग ऑफिसर के पास, और 3 डेज के बाद उसका वो ड्यूरेशन खत्म हो जाता है अगर वो अपने आप को किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएट नहीं करता या आजाद शो करता है। इसी तरह ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हुआ है कि आप हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी लिस्टें प्रोवाइड करनी है। तो वी आर आस्किंग विदिन द कॉन्स्टिट्यूशन, विदिन द अमेंडमेंट्स ऑफ द लॉ, इसके ऊपर हम हटके तो नहीं कर रहे। और इसमें ये है कि ज़ेब साहबा, चूंकि आज जो जजमेंट आई है ना, मैं भी इस जजमेंट को पढ़ रहा था, इसमें अब नुकता ये जो आप बात कर रही हैं उसका जवाब ये है, वो ये कहते हैं कि जी आज़ाद उम्मीदवार के लिए ये शर्त है कि वो 3 दिन के अंदर पार्टी एफिलिएशन शो करे, लेकिन इन लोगों को आजाद गलत डिक्लेयर किया गया था। ये तो थे ही पीटीआई के, इनको आजाद डिक्लेयर नहीं किया जा सकता था। नहीं, अब मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करूंगी कि यहाँ पे सिर्फ आजाद उम्मीदवार के लिए है, इसको ऑल पॉलिटिकल मेंबर्स हु आर कंटेस्टिंग इलेक्शंस। और यहाँ पे इसमें है जी सेक्शन 66 में, प्रोवाइडेड इफ अ कैंडिडेट बिफोर सीकिंग अलॉटमेंट ऑफ अ प्रिस्क्राइब्ड सिंबल हैज नॉट फाइल्ड a declaration before the returning officer about his affiliation with the particular party by submitting party certification for a political party confirming that he is a party candidate, he is deemed to be considered as an independent candidate. तो ये सबके लिए है कि you either choose yourself to be independent or you choose yourself to be affiliated to a certain party. इसी में अगर आप आगे चलें, सेक्शन 104 में है, provided further that if any political party fails to submit its list for reserved seats within the foresaid prescribed time, it shall not be eligible for the quota in the reserved seat at a later stage. आप इस फैसले के इस नुक्ते से इत्तफाक करते हैं जो 12 जुलाई को फैसला आया था, जिसमें 11 जजेस ने कहा था
कि 13 जनवरी को जो फैसला दिया गया था उसकी गलत इंटरप्रिटेशन की है इलेक्शन कमीशन ने, और जो निशान सिर्फ वापस लिया जाना चाहिए था पीटीआई से, लेकिन उनको उनके उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर नहीं करना चाहिए था, वो थे पीटीआई ही के, और उनको पीटीआई के प्लेटफॉर्म से ही इलेक्शन लड़ने देना चाहिए था। इस हद तक आप इत्तफाक करती हैं फैसले से? उन्होंने कहा कि पीटीआई का नाम रह जाता चाहे सिंबल चेंज हो जाता, तो इस चीज़ की तो समझ मुझे नहीं आती है। आई एम अ वर्कर फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज, बट मुझे नहीं याद कि कभी भी नाम वो रह गया हो और मतलब उसको हटा दिया गया हो। या तो आपने उनको नाम देना था तो फिर उनको निशान भी दे देते, लेकिन जब आपका ये फैसला था तो फिर देन कंफ्यूजन किस चीज़ की थी? क्यों पीटीआई जो थी आज़ाद उम्मीदवार के साथ लड़ी? क्यों हर हल्के में हर कैंडिडेट के पास एक अपना ही निशान था? तो ये बात तो तब बात उठानी चाहिए थी या उससे पहले क्लियर करनी चाहिए थी। और क्लैरिफाई आपको आप कह रही हैं, आप चीफ जस्टिस का कह रही हैं कि चीफ जस्टिस ने ये फैसला जो दिया है उनको फिर क्लैरिफाई भी करना चाहिए था, और यही आज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में नहीं कहा गया। तो तभी होनी चाहिए थी ना जी। अब हाउस एंड ऑर्डर आ गया, गवर्नमेंट बन गई, अब उसके बाद ये सारा जो चीजें उठाई जा रही हैं, आई थिंक वी कैन नॉट अफोर्ड एनी काइंड ऑफ इंस्टेबिलिटी। और या आप इलेक्शन कमीशन को जो है कंट्रोवर्शियल बनाए या पार्लियामेंट को कहें कि जी वो अमेंडमेंट्स क्यों लेके आए, दैट इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें इजाजत है कि वी ब्रिंग द न्यू लॉज, वी ब्रिंग अमेंडमेंट्स, और उसके बाकी जो है इसी को, दैट्स द ड्यूटी ऑफ एवरी पॉलिटिशियन इन द सिटिंग इन द एज मेंबर पार्लियामेंट। तो अगर आप ये कह रहे हैं तो आई डोंट एग्री विद दैट पर्सनली। बाकी ये कि ऑल रिस्पेक्टेड चीफ जस्टिस साहब हों, बाकी जजेस हों, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम, बट एज अ मेंबर पार्लियामेंट मेरा ओपिनियन है कि अगर कुछ करना था तो उस वक्त होता। ये हाफ चीजें इधर हाफ चीजें उधर, मुझे इस चीज की समझ नहीं। और दूसरा, आई थिंक वी डू नॉट नीड टू किसी भी अदारे को, आई थिंक आई हैव अ रिस्पेक्ट फॉर एवरी अदारा, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, पार्लियामेंट, कि अब कॉन्ट्रोवर्शियल ना मजीद बनाए मजीद, क्योंकि इसमें आगे आने वाले फिर इनसे जो आप इन अदारों से अगर आप कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी पे काम करें और इनसे आप इनकी अकाउंटेबिलिटी हो, बट इनको अगर आप इनको इतना कंट्रोवर्शियल बना देंगे तो इनकी वो जो है रिस्पेक्ट लूज कर जाएंगे। सो आई थिंक दैट्स हाई टाइम कि जो आप तरमीमी ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में के कानून में, इसमें इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई है? यानी आपका खुद अपना कॉन्सेप्ट ये था जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून लाया जा रहा था, आपका तस्वुर ये था उमर ता बंदयाल साहब के ज़माने में कि एक चीफ जस्टिस को इतना बाख्तियार नहीं होना चाहिए बल्कि 3 जजेस की कमेटी फैसला करे, और उस पर के मुताबिक चल रहा था। आज आपको ये ख्याल आया कि नहीं, आज के चीफ जस्टिस को ज़्यादा बाख्तियार होना चाहिए और आपने उनको ज़्यादा इख्तियार दे दिया है इस तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए कि आप अपनी मर्जी के जज को कमेटी में बिठा सकते हैं? क्यों ज़रूरत महसूस हुई आज इसकी? मैं कह रही हूँ जी कि जो हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर हैं पीटीआई से, इन्होंने जो बात जो है निशानदेही की, तो इलेक्शन एक्ट में जो 2017 का हमने अमेंडमेंट्स लेके आए तो उसमें तो ये हमने क्लियर किया है जी कि 104 के ए के तहत कि जो वंस इफ अ पर्सन हैज जॉइंड अ पॉलिटिकल पार्टी ही कैन नॉट अपनी वो दोबारा फ्लो क्रॉसिंग नहीं कर सकता, वरना वो, और क्योंकि उसके ऊपर ये आर्टिकल है क्लॉज 6 और आर्टिकल 51 तो इसमें तो आई थिंक ये तो हमने हॉर्स ट्रेडिंग को खत्म किया गया है, फ्लो क्रॉसिंग को खत्म किया है कि वंस अ कैंडिडेट डिसाइड्स कि he belongs to that political party या वो आज़ाद है तो वो उसी चीज़ को स्टैंड करेगा, it will be revocable। तो आई थिंक इस चीज़ को तो अप्रिशिएट अक्रॉस बोर्ड होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब मेरा सवाल था जी कि ये तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई जिसमें आज के चीफ जस्टिस को आप समझते हैं ज़्यादा बाख्तियार होना चाहिए और वो कमेटी अपनी मर्जी के बनाए, अपनी मर्जी के जजेस पर मुश्तमिल? कोई हम लोग जो लेके आ रहे हैं ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो पहली दफ़ा पाकिस्तान में लागू हो रही है या किसी और इंटरनेशनल कोर्ट्स में नहीं है, चाहे अमेरिका हो, समझो हमारी मुस्लिम कंट्रीज जिस तरह इजिप्ट है, वहाँ पे सब पे ये है जी कि आप अपने जो चीफ जस्टिस उनको इतनी अथॉरिटी देते हैं एंड तो ये अथॉरिटी फिर उमर ता बंदयाल से क्यों ली गई थी? मतलब उस वक्त आपको सूट कर रहा था कि उनसे ये अथॉरिटी वापस ले लें, अब आज आपको सूट कर रहा है कि आज चीफ जस्टिस को ज्यादा अथॉरिटी दे दें? नहीं, हम चाह रहे हैं कि जो पोर्टफोलियो है, जो सीट है, उसकी अहमियत होनी चाहिए। पीपल विल कम एंड गो, और आई थिंक कि अगर ये चीज़ आई है तो इस चीज़ को तो आई थिंक अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो हमारे ऑनरेबल गेस्ट जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, आई 100% एग्री विद हिम कि देखें उनकी तो लाइफ टाइम गुजरी है और ही मस्ट बी एन इंस्टीट्यूशन ऑफ लॉ इन विद इन हिमसेल्फ कि वी आर नॉट हेयर कि हम बीच में मजीद अपने जो अदारे हैं उनको कंट्रोवर्शियल बनाएं। वी कैन नॉट अफोर्ड इट। इस चीज को समझना चाहिए। इट इज नॉट, वो यासीन साहब तो कह रहे हैं कि इदारे खुद कंट्रोवर्शियल खुद को बना रहे हैं ना।
ये आइन की जंग उन्होंने कहा ना, ये आइन अपने अपनी अना की जंग है सबकी। तो आई थिंक इसको खत्म होना चाहिए। यू नो हर किसी की जो डोमेन है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए जो बनाई गई, क्लेरिफाई किया हुआ है कि जिसकी जो पोजीशन है उसी में रहने दें और उसी की रिस्पेक्ट करें। तो आई थिंक थिंग्स विल स्टार्ट रोलिंग मच बेटर जी। लेकिन ये जो जस्टिस मंसूर शाह साहब ने खत लिखा है, इसमें ज़ेब साहबा वो अपने पैराग्राफ नंबर 6 में लिख रहे हैं और चीफ जस्टिस साहब पर सवाल उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस को इस कानून की शफाफियत और इज्तमाइयत पर इतना यकीन था, यानी जब ये उस वक्त प्रैक्टिस प्रोसीजर लाया गया था उमता बंदयाल साहब के ज़माने में, कि बतौर सीनियर प्यून जज जब तक ये कानून अदालत में ज़ेर इल्तवा रहा तो इस दौरान उन्होंने कई माह सिर्फ चैम्बर वर्क किया और बेंचों से खुद को अलहदा किया रखा और कहा कि जब तक ये प्रैक्टिस प्रोसीजर इंप्लीमेंट नहीं होगा तब तक जो है वो मैं बेंचों में नहीं बैठूंगा। और आज जो है वो खुद चेरी पिकिंग का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट इस नौयत की चेरी पिकिंग और वन मैन शो के गैर जमहूरी मुजाहरे की हौसला शिकने की कोशिश था। So I cannot comment on it because I mean it hasn't gone through my eyes yet. तो बात ये है कि वी रिस्पेक्ट, देखिए अल्लाह ताला कहते हैं ना कि जिसको अल्लाह इज्जत दे उसको आप भी रिस्पेक्ट दो। और अगर उनको वो सीट मिली हुई है तो उस सीट की उसकी वजह से उनकी इज्जत करनी चाहिए। और आई एम नॉट श्योर दैट ही इज दिस काइंड ऑफ अ पर्सन जो सिर्फ अपनी और आप चाहते हैं कि अगले यानी उनकी अल्लाह ताला उनको 3 साल के लिए मजीद इज्जत दिए रखे। लेकिन जी आई हैव मेट हिम इन द पार्लियामेंट एक दफा और आई फाउंड हिम अ वेरी डिसेंट, अ वेरी ट्रांसपेरेंट पर्सन, एज दिस इज माय ओपिनियन ऑफ हिम। और इट इज नॉट कि वो कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट या किसी कंट्रोवर्सी में जा रहे हैं, लेकिन अगर देखें आप जहां 11 पैनल के जजेस जो हैं एक ओपिनियन, एक फैसला सुनाते हैं, अगर 3 रुकनी कमेटी बैठ के अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग करती है और फैसला सुनाती है, इसमें एतराज क्या है आपको? चीफ जस्टिस जो नहीं, ये 3 रुकनी कमेटी फैसला सुनाने के लिए तो नहीं है जी, ये तो बेंच बनाने के लिए, केस फिक्स करने के हवाले से फैसले करती है। बिल्कुल ठीक है, चलिए। इसमें मुझे समझ नहीं आती व्हाट इज द, इसमें अब तकलीफ